लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। डस कलर हैव अ हिस्ट्री? क्या रंग का कोई इतिहास होता है? भारत के आंध्र प्रदेश के कलमकारी प्रिंट मतलब कलमकारी प्रिंट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश इंडिया और 19वीं सदी के ब्रिटेन के विलियम मॉरिस के पुष्प प्रिंट, इन दोनों में गहरा नीला रंग मतलब नेवी ब्लू है। इस नीले रंग मतलब नेवी ब्लू को आमतौर पर इंडिगो के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह रंग कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब हाउ डिड दिस कलर अराइज? इन प्रिंटों में इस्तेमाल की जाने वाली नीली डाई इंडिगो नामक पौधे मतलब प्लांट से बनाई जाती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान यह संभव है कि विलियम मॉरिस जैसे प्रिंटों के लिए नीली डाई बनाने के लिए इस्तेमाल मतलब यूज किए जाने वाले नील के पौधे मतलब इंडिगो प्लांट भारत में उगाए गए थे। उस समय भारत दुनिया में नील मतलब इंडिगो का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर था। तो इन प्रिंटों में आप जो नीला रंग देखते हैं उसका एक इतिहास है। यह नील के पौधे मतलब इंडिगो प्लांट से आता है और इस डाई का उत्पादन 19वीं सदी के दौरान कपड़ा उद्योग मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत की भूमिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मतलब वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज रोल। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? भारतीय नील की मांग क्यों? नील का पौधा मुख्यतः मतलब मेनली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में उगता है। 13वीं शताब्दी में मतलब इन द 13th सेंचुरी भारतीय नील का उपयोग इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा निर्माताओं मतलब क्लॉथ मेकर्स द्वारा कपड़ा रंगने मतलब डाइंग के लिए किया जाने लगा। हालांकि यूरोप पहुंचने वाली भारतीय नील की मात्रा सीमित मतलब लिमिटेड थी और यह बहुत महंगी मतलब एक्सपेंसिव थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा निर्माताओं मतलब यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स को बैंगनी और नीले रंग मतलब पर्पल एंड ब्लू डाइस बनाने के लिए वोड नामक एक अन्य संयंत्र पर निर्भर रहना पड़ा मतलब रिलाय ऑन अनदर प्लांट। वोड को यूरोप में ढूंढना आसान था क्योंकि यह इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में विकसित मतलब ग्रू हुआ था। लेकिन कपड़ा रंगने वालों मतलब टेक्सटाइल डायर्स ने डाई के रूप में इंडिगो को प्राथमिकता मतलब प्रेफरेंस दी क्योंकि यह गहरा नीला रंग देता था जबकि वोड हल्का और फीका रंग देता था। 17वीं शताब्दी तक मतलब बाय द 17th सेंचुरी यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों मतलब यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स ने अपनी सरकारों को पहले के प्रतिबंध मतलब बैन में ढील मतलब रिलैक्सेशन देते हुए फिर से नील के आयात की अनुमति मतलब इंपोर्टेशन ऑफ इंडिगो अगेन देने के लिए मना लिया। उन्होंने महसूस मतलब रियलाइज किया कि नील की मांग मतलब डिमांड बहुत अधिक थी, खासकर जब ब्रिटेन औद्योगिकरण मतलब कर रहा था और कपास उत्पादन का विस्तार कर रहा था मतलब एक्सपैंडिंग कॉटन प्रोडक्शन, जिससे कपड़े के रंगों की भारी आवश्यकता मतलब ह्यूज नीड फॉर फैब्रिक डाइस पैदा हो रही थी। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मतलब टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फ्रांसीसियों ने सेंट डोमिंगो कैरेबियन द्वीप समूह मतलब कैरेबियन आइलैंड्स में, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में अंग्रेज और वेनेजुएला में स्पेनिश ने नील की खेती मतलब इंडिगो प्लांटेशंस शुरू की। उत्तरी अमेरिका के विभिन्न भागों मतलब वेरियस पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में नील के बागान भी उभरे। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंत तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मौजूदा नील आपूर्ति मतलब करंट इंडिगो सप्लाई विभिन्न कारणों से कम होने लगी, जिससे कमी पैदा हो गई मतलब कॉजिंग अ शॉर्टेज। इसके कारण ब्रिटेन में कपड़ा रंगने वालों को नील आपूर्ति के नए स्रोतों मतलब सोर्स की तलाश करनी पड़ी। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। ब्रिटेन ने भारत का रुख किया। यूरोप में नील की बढ़ती मांग के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नील की खेती का विस्तार मतलब करने के तरीके तलाशे। 1700 के दशक के अंत से बंगाल में नील की खेती तेजी से बढ़ने लगी और बंगाल का नील विश्व बाजार पर हावी हो गया मतलब डोमिनेटेड द वर्ल्ड मार्केट। 1788 में ब्रिटेन में आयातित नील मतलब इंपोर्टेड इंडिगो का लगभग 30% भारत से आता था, लेकिन 1810 तक यह अनुपात मतलब रेशियो बढ़कर 95% हो गया था। जैसे जैसे नील का व्यापार फलता फूलता गया मतलब एज दी इंडिगो ट्रेड फ्लरिश्ड, कंपनी के वाणिज्यिक एजेंटों मतलब कमर्शियल एजेंट्स और अधिकारियों मतलब ऑफिशियल्स ने नील उत्पादन मतलब प्रोडक्शन में निवेश मतलब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया।
कंपनी के कई अधिकारियों ने अपने नील व्यवसाय मतलब इंडिगो बिजनेस पर ध्यान केंद्रित मतलब कंसंट्रेशन करने के लिए अपनी नौकरियां भी छोड़ दी। उच्च लाभ के अवसर मतलब हाई प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज से स्कॉट्समैन और अंग्रेज भारत की ओर आकर्षित मतलब अट्रैक्ट हुए और बागान मालिक मतलब प्लांटर्स बन गए, जिनके पास नील का उत्पादन मतलब इंडिगो प्रोडक्शन शुरू करने के लिए पर्याप्त धन मतलब इनफ मनी नहीं था। वे उस समय कंपनी और नव स्थापित मतलब न्यूली एस्टैब्लिश्ड बैंकों से ऋण मतलब लोन्स प्राप्त कर सकते थे। सरल शब्दों में कहें तो नील की बढ़ती मांग मतलब डिमांड के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में नील की खेती के विस्तार को प्रोत्साहित किया मतलब एनकरेज्ड द एक्सपांशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। कंपनी के अधिकारियों और निजी व्यक्तियों मतलब कंपनी ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने नील उत्पादन में निवेश मतलब इन्वेस्ट किया और कई स्कॉट्समैन और अंग्रेज नील बागान मालिक बनने के लिए भारत आए। कंपनी और नव स्थापित बैंकों से उन लोगों को ऋण उपलब्ध मतलब लोन्स अवेलेबल कराया गया जिनके पास नील का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन शुरू करने के लिए पर्याप्त धन मतलब सफिशिएंट फंड्स नहीं था। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां मतलब टू मेन सिस्टम्स थीं, निज और रयोती। निज खेती प्रणाली में नील की खेती मतलब इंडिगो कल्टीवेशन करने वाला सीधे जमीन का मालिक मतलब ओनर होता था या उसे किराए मतलब रेंट पर लेता था। वे अपने नियंत्रण मतलब कंट्रोल वाली भूमि पर भाड़े के मजदूरों मतलब हायर्ड लेबर्स को नियोजित मतलब एम्प्लॉयड करके नील का उत्पादन करते थे। नील की खेती करने के लिए उन्होंने या तो जमीन बॉट लैंड या जमींदारों से किराए पर ली मतलब टुक इट ऑन रेंट फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन। निज खेती की समस्या। निज प्रणाली के तहत मतलब अंडर द निज सिस्टम नील की खेती का विस्तार मतलब एक्सपांशन करना बागवानों के लिए चुनौतीपूर्ण था मतलब वॉज चैलेंजिंग फॉर द प्लांटर्स। नील की खेती के लिए उन्हें उपजाऊ भूमि मतलब फर्टाइल लैंड की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसी भूमि पर पहले से ही घनी आबादी का कब्जा था मतलब इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय डेंस पॉपुलेशन। बागान मालिक मतलब प्लांटर्स केवल छोटे बिखरे हुए भूखंड मतलब स्मॉल स्कैटर्ड प्लॉट्स ही प्राप्त कर सकते थे, जो बागानों मतलब प्लांटेशंस में बड़े पैमाने मतलब लार्ज स्केल पर नील की खेती के लिए उपयुक्त मतलब सूटेबल नहीं थे। उन्होंने नील कारखानों के पास जमीन पट्टे मतलब लीज पर लेने और किसानों को बेदखल मतलब एविक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे अक्सर संघर्ष और तनाव मतलब कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन पैदा होता था। इसके अलावा श्रम जुटाना मतलब लेबर मोबिलाइजेशन आसान नहीं था। बड़े बागानों के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों मतलब वर्कर्स की आवश्यकता होती थी, लेकिन किसान आमतौर पर उसी समय अपनी चावल की खेती मतलब राइस कल्टीवेशन में व्यस्त रहते थे। नील की खेती के लिए मजदूर मिलना कठिन था। निज खेती मतलब पर्सनल कल्टीवेशन के लिए भी कई हलों और बैलों मतलब प्लाउस एंड ऑक्सेन की आवश्यकता होती थी। नील की खेती के लिए प्रत्येक बीघे भूमि माप की एक इकाई के लिए 2 हलों मतलब प्लाउस की आवश्यकता होती थी। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 बीघे वाले एक बागवान को 2000 हलों की आवश्यकता होगी। इतने सारे हल खरीदना और उनका रखरखाव मतलब मेंटेनेंस करना एक बड़ी समस्या थी। किसानों से आपूर्ति मतलब सप्लाईज प्राप्त करना भी चुनौतीपूर्ण मतलब चैलेंजिंग था क्योंकि उनके स्वयं के हल और बैल उनके धान के खेतों में लगे रहते थे, ठीक उसी समय जब नील की खेती करने वालों को उनकी आवश्यकता होती थी। इन कठिनाइयों मतलब डिफिकल्टीज के कारण 19वीं सदी के अंत तक मतलब टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी बागान मालिक मतलब प्लांटर्स निज प्रणाली के तहत नील की खेती का विस्तार करने से झिझक रहे थे मतलब रिलक्टेंट टू एक्सपैंड इंडिगो कल्टीवेशन। नील उत्पादन करने वाली 25% से भी कम भूमि इस प्रणाली मतलब सिस्टम के अंतर्गत थी। इसके बजाय खेती का एक वैकल्पिक तरीका मतलब अल्टरनेटिव मेथड जिसे रयोती प्रणाली कहा जाता है का अधिक सामान्यतः उपयोग किया जाता था। यहाँ पार्ट 3 खत्म होता है। पार्ट 4 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।